हेलो स्टूडेंट्स, डीएस आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के बारे में प्यारे बच्चों। तो डीएस अभी तक मैंने आपको करीब डीएस मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 प्यारे बच्चों मैंने अच्छे से यूट्यूब पे प्यारे बच्चों मैंने पढ़ा रखा है। तो उन सभी लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिएगा और कहीं भी डीएस अगर आपको डाउट होता है ना तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए हम डीएस हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे भाई, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में प्यारे बच्चों। तो डीएस मैंने आपको जितने भी लेक्चर प्रोवाइड कर रखे हैं ना, उन सभी लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिएगा। अगर आपको यूपी बोर्ड में डीएस 95 प्लस मार्क्स लाना है तो प्यारे बच्चों, या 100 मार्क्स लाना है प्यारे बच्चों, तो हर एक लेक्चर्स को डीएस आपको देखना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो रियली बता रहा हूँ, आपको कहीं भी किसी भी तरह की डीएस मैथमेटिक्स में डीएस आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों चलिए हम डिस्कस करते हैं भाई आपके पास में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में प्यारे बच्चों। तो डीएस मैंने आपको रैखिक समीकरण बताया था, रैखिक समीकरण होता क्या है, ठीक है ना। देखो प्यारे बच्चों, रैखिक समीकरण की अगर हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों, रैखिक समीकरण की, ठीक है ना, तो हमारे पास में रैखिक समीकरण होता क्या प्यारे बच्चों। अगर आपके पास में मान लीजिए आपके पास में कोई भी रैखिक बहुपद है डीएस जिसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में प्यारे बच्चों इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था भाई ए एक्स प्लस बी होता था, यही ना। तो भाई अगर हमारे पास में प्यारे बच्चों, यदि आपके पास में पी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर आपके पास में क्या हो जाए मेरे भाई, जीरो हो जाए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपके पास में क्या होगा भाई, मेरे पास में ए एक्स प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग रैखिक समीकरण बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्यारे बच्चों एक्स की जो पावर है प्यारे बच्चों, एक्स की जो डिग्री है प्यारे बच्चों आपके पास में वो कितनी है मेरे भाई, एक है। तो इसलिए इसे रैखिक समीकरण बोलते हैं। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों लिखा क्या मेरे भाई, दो चरों वाले। अब प्यारे बच्चों सेम टू सेम यही प्रोसेस अगर हम लोग यहाँ पे अपनाएं, देखिएगा ध्यान से, ये भी आपके पास में दो चरों वाले रैखिक बहुपद होंगे। कैसे सर, पी ऑफ एक्स इक्वल टू आपके पास मान लीजिए ए एक्स है प्लस बी वाई है प्लस सी इक्वल टू जीरो कर देंगे तो आपके पास में समीकरण में ये आपका क्या भाई, दो चरों वाले रैखिक बहुपद है प्यारे बच्चों। यहाँ भी प्यारे बच्चों अगर हम भाई इसको क्या बना दें, पी ऑफ एक्स को जीरो बना देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए इसमें एक्स एंड वाई टर्म्स हैं, तो पी ऑफ एक्स वाई भी हम लोग लिख सकते हैं, बात क्लियर है ना। अब इसको देखो, मुझे आपको ये समझाना है मेरे भाई, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू कितना, जीरो। मेरे भाई इसमें देखो एक्स की घात एक है, वाई की घात एक है, तो मेरे भाई आपके पास में इसको क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें एक्स वेरिएबल है और क्या है, वाई है। अगर आपके पास में दो वेरिएबल्स होते हैं यानी दो चर होते हैं, इसलिए इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे। अगर प्यारे बच्चों ये एक्स एंड वाई के टर्म्स में है तो मेरे भाई आप इसको पी ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे एक्स होता है तो एक्स के टर्म्स में लिखा जाता है, अगर वाई होता है तो केवल वाई के टर्म्स में लिखा जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही भाई, यहाँ पे आप इसको बनाइए जीरो, ठीक है ना। आप इसको जीरो करिए पी ऑफ एक्स वाई, क्योंकि ये जो फंक्शन है प्यारे बच्चों पी ऑफ एक्स वाई है। क्योंकि मेरे भाई आप यहाँ पे पी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हो, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इसको डिटेल्स में नहीं समझना, बस आप ये चीजें ध्यान देना मेरे भाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। युग्म मतलब होता है प्यारे बच्चों पेयर, पेयर मतलब पेयर आपके पास में इसमें कौन कौन से होंगे मेरे भाई, पेयर आपके पास में एक्स होंगे सर, वाई होंगे, ये इसको पेयर बोला जाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है, किसी भी स्टूडेंट को अगर भाई दिक्कत हो रही तो बताइएगा जरूर। इसके बाद डीएसएस हम आते हैं मेरे भाई, दो चरों में रैखिक समीकरण किसे कहा जाता है। देखो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा गया है
कि भाई दो चरों में रैखिक समीकरण हम लोग किसे बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना प्यारे बच्चों। एक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, मैंने अभी जस्ट मैंने प्यारे बच्चों आपको मैंने सिखाया मेरे भाई, आपको मैंने क्या सिखाया कि आपके पास में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो का फॉर्मेट होना चाहिए, ए बी कामा सी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, कैपिटल आर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, ए की जो वैल्यू होगी नॉट इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, जीरो होगा। और बी की वैल्यू भी क्या होगी, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों यहाँ तक। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो कामा बी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। के रूप का समीकरण हम लोग क्या बोलेंगे भाई, दो चरों x तथा y में रैखिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, आपके पास में एग्जाम्पल है मेरे भाई, यहाँ पे मेरे पास में देखिए सर ये लिखा क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 2 लिखा है। तो मेरे भाई मैंने आपको इसका मैंने प्रोसेस बताया कि भाई इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मेरे भाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, जीरो। तो प्यारे बच्चों इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अब देखिए ये प्लस सी है, इधर ले जाएंगे तो माइनस सी होगा, तो यानी सी की वैल्यू -2 आ जाएगी। या तो मेरे भाई आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये भी आपके पास में रैखिक समीकरण है, ठीक है ना। ये भी आपके पास में क्या है भाई, रैखिक समीकरण है। कौन से रैखिक समीकरण है सर, दो चर वाले, क्योंकि दो चरों वाले में रैखिक समीकरण क्यों बोलेंगे मेरे भाई, क्योंकि एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर भी क्या है, 1 है। तो मेरे भाई यहाँ पे ये देख लीजिए इसका फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई, आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करके आप ए की वैल्यू मुझे बता दीजिए, बी की वैल्यू बता दीजिए एंड सी की वैल्यू, क्या मेरे भाई आप बता सकते हो। बिल्कुल बता सकते हैं सर, ए की वैल्यू आपके पास में 4 हो जाएगा, बी की वैल्यू आपके पास में 5 हो जाएगा मेरे भाई, एंड सी की वैल्यू आपके पास में -2 हो जाएगा। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है। किसी भी स्टूडेंट को भाई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। यहाँ भी सेम वही सिचुएशन है मेरे भाई, आपके पास में एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, वाई की पावर 1 होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। तो उसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण बोल देंगे। अगर मान लीजिए ए की वैल्यू आपसे पूछता है सर, तो आप ए की वैल्यू √2 बताओगे, बी की वैल्यू कितनी बताओगे, √3 बताओगे, सी की वैल्यू कितनी बताओगे मेरे भाई, -7। तो मेरे भाई हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर आपके पास में गिवन है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, वहां से ए बी सी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्या मेरी बात प्यारे बच्चों यहाँ तक क्लियर है। किसी भी स्टूडेंट को अगर भाई प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास में रैखिक समीकरण का हल क्या होता है भाई, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन हम लोग किसे बोलते हैं। मेरे भाई आपके पास में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो का फॉर्मेट गिवन होगा, ठीक है, दिया गया रैखिक समीकरण होगा। हम क्या करेंगे भाई, तब इसमें एक क्रमित युग्म मतलब अल्फा कामा बीटा इस समीकरण का हल तभी हो सकता है मेरे भाई जब हम लोग इसमें अल्फा की वैल्यू रख दें एंड बी, मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको अल्फा की वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। अगर जैसे ही आप अल्फा की वैल्यू यहाँ रखते हैं, इसके बाद प्यारे बच्चों बीटा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हैं एक्स एंड वाई के स्थान पे, तो प्यारे बच्चों आपके पास में ये जो इक्वेशन आएगी ना, ये प्यारे बच्चों जीरो आना चाहिए। अगर ये जीरो होगा तो इसका मतलब भाई ये समीकरण का क्या होगा, हल। ये जो क्रमित युग्म लिखा है प्यारे बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर जो लिखा है मेरे भाई, ये आपके पास में क्या है मेरे भाई, अल्फा कामा बीटा। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों, मतलब अल्फा एंड बीटा की वैल्यू अगर हम लोग इसमें रखते हैं तो इस समीकरण का प्यारे बच्चों क्या होगा, हल होगा, ठीक है ना। मतलब x की वैल्यू जो आएगी मेरे भाई, यहाँ से आप जैसे मान लीजिए x की वैल्यू एंड y की वैल्यू कुछ पुट कर दीजिए, तो मेरे भाई x की जो वैल्यू आप पुट कर रहे हैं एंड y की वैल्यू जो आप पुट कर रहे हैं, कहने का मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है मेरे भाई, इसका मतलब उस समीकरण का क्या होगा मेरे भाई, सोल्यूशन होगा। क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ तक। अभी आपको छोटी छोटी चीजें मैं डीएसओस आपको बता रहा हूँ, कहीं भी अगर आपको डाउट होता है मेरे भाई प्लीज आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में करिएगा।
इसके बाद देखिए मेरे भाई, दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहेंगे हम लोग? दो चर वाले, अभी मैं बार बार मैं यही बता रहा हूँ कि भाई दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर, कहने का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि भाई दो चर वाले युगपत रैखिक समीकरण की बात कर रहा है प्यारे बच्चों। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर रहा है प्यारे बच्चों। तो मेरे भाई दो चर वाले दो चर वाले दो रैखिक समीकरण, यहाँ प्यारे बच्चों उसने बोला कि भाई दो रैखिक समीकरण होने चाहिए। कितने रैखिक समीकरण होने चाहिए भाई? दो होने चाहिए। कितने? दो। तो एक साथ लेने पर प्यारे बच्चों उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। कैसे? कि मेरे भाई देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मेरे भाई यहाँ पे आप एक चीज बताओ मुझे, जब हम यहाँ पे x एंड y इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 को जब सॉल्व करेंगे, तो मेरे भाई आपके पास इसमें x एंड y की वैल्यू आएगी, यही ना? तो कम से कम इसमें आपके पास में दो दो रैखिक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण होने चाहिए। एक तो ये होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए। दो चर वाले वाले युगपत रैखिक समीकरण किसे बोलेंगे मेरे भाई? दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। मतलब आपके पास में सिंपल सी बात मैं बोल दूं मेरे भाई, आपके पास में दो इक्वेशन होंगे। कौन सी इक्वेशन? दो इक्वेशन। किस फॉर्मेट में भाई? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में दो इक्वेशंस होंगी। अगर दो इक्वेशन गिवन है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ भी देख लीजिए प्यारे बच्चों, आपके पास में दो इक्वेशन दे रखे हैं, ये भी इसे क्या बोल सकते हैं? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स एंड वाई की जो डिग्री है प्यारे बच्चों 1 है। क्या मेरी बात प्यारे बच्चों यहाँ तक क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को भाई अगर दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना? इसके बाद हम आ जाते हैं भाई दो युगपत समीकरणों का हल कैसे निकालते हैं। अभी तो मैंने भाई साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल मैंने सीखा। अब उसी कंडीशन से हम लोग क्या सीखने वाले मेरे भाई? हल सीखने वाले हैं। एक क्रमित युग्म, मतलब आपके पास में प्यारे बच्चों एक ऑर्डर्ड पेयर होगा भाई, कौन से? एक्स एंड वाई। दो युगपत समीकरणों का हल कहलाता है यदि यह दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन लिखा था मेरे भाई, आप इसमें x की वैल्यू कुछ रखिए, x की वैल्यू इसमें कुछ रख दो, y की वैल्यू कुछ रख दो, इसमें भी सेम टू सेम x की वैल्यू कुछ रखिए, या दोनों में प्यारे बच्चों जो x एंड y की मेरे भाई इसमें वैल्यू होगी, x एंड y की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई, इसका मतलब मेरे भाई आपके पास में, हाँ, अगर मान लीजिए आपके पास में कुछ आता है मेरे भाई x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, ठीक है ना? अभी मैं इसका सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ कि ये कैसे हल होगा, अभी हमें सिर्फ यही सीखना कि भाई हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। ये मेरे भाई आपके पास में x एंड y की वैल्यू कुछ आ गई मान लीजिए, ठीक है ना? अब इन्हीं दोनों समीकरणों को भाई अगर सेटिस्फाई कर दिया, मतलब x की वैल्यू आप इसमें कुछ रखिए, y की वैल्यू कुछ रख दीजिए। अगर भाई ये दोनों समीकरणों को, मतलब इसको भी और इसको भी अगर सेटिस्फाई कर देगा मेरे भाई, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या मेरे भाई? दो युगपत समीकरणों का हल बोलेंगे, यानी सॉल्यूशन ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है ना? एक क्रमित युग्म x कामा वाई दो युगपत समीकरणों का हल कहलाता है यदि यह दोनों समीकरणों को क्या करता है मेरे भाई? संतुष्ट करता है। बात क्लियर है? मैं अभी इक्वेशन नहीं ले रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? किसी भी स्टूडेंट को मेरे भाई अगर प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों जरूर कमेंट करिएगा। अब इसके बाद ये हम लोग संगत युग में देखते हैं, कंसिस्टेंस पेयर किसे बोलते हैं? एक रैखिक समीकरण युग में संगत या अविरोधी कहलाता है यदि इसका हल क्या हो भाई? संभव हो, अर्थात इसका कम से कम एक हल होना चाहिए। कंसिस्टेंस पेयर का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास में दो रैखिक समीकरण दिए होंगे दो चर वाले, उनमें मेरे भाई x एंड y की वैल्यू आना चाहिए, कम से कम एक हल तो आना ही चाहिए, एक हल आना चाहिए प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक चाहे जितना हल कर लो, ठीक है ना? ओनली वन सोल्यूशन होना चाहिए या मैक्सिमम, ठीक है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, बट आपके पास में कम से कम मैंने क्या बोला कि एक उसका सोल्यूशन आना चाहिए।
एक रैखिक समीकरण युग्म संगत कहलाता है यदि इसका हल संभव है, अर्थात इसमें कम से कम प्यारे बच्चों एक हल होना चाहिए। जैसे मेरे भाई आपने एक समीकरण हल किया, देखो आपके पास मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, x प्लस वाई बराबर आपके पास में 4 है, x माइनस वाई बराबर आपके पास में 2 है। तो मेरे भाई अगर हम ये पूछें आपके पास में दो समीकरण गिवन है, तो मेरे भाई अगर हम इन दोनों को अगर हल करते हैं मेरे भाई ये कट जाएगा, ये 6 आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी, यही ना। तो मेरे भाई x की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो मेरे भाई 3 प्लस वाई इक्वल टू आपके पास में 4, तो y की वैल्यू आपके पास में प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा, यही ना। तो मेरे भाई आप इसमें x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। अब कहने का मतलब इसमें आपके पास में एक सोल्यूशन आ गया मेरे भाई, x की वैल्यू भी आ गई एंड y की वैल्यू भी आ गई। बात क्लियर है ना। और इन दोनों समीकरण को सेटिस्फाई भी कर रहा है। कहने का मतलब आपके पास में संगत उसी को बोला जाता है जिसमें हमारे पास में x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड कर पाए या उसका हम लोग सोल्यूशन निकाल पाए, उसी को हम लोग कंसिस्टेंस बोलते हैं। बात क्लियर है। और इनकंसिस्टेंस किससे बोलेंगे प्यारे बच्चों, एक रैखिक समीकरण युग्म असंगत कहलाता है यदि इसका हल क्या हो भाई, संभव ना हो। जैसे मेरे भाई x प्लस वाई बराबर मैंने 6 लिख दिया, मैंने लिखा 2x प्लस 2y इक्वल टू मैंने 12 लिख दिया, यही ना। तो मेरे भाई आप इसका सोल्यूशन आप निकालिए, ठीक है ना। आप इसमें अगर x एंड y की वैल्यू अगर आप निकालते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, या तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे एक चीज़ और कर लीजिए, यहाँ पे ये तो इनफिनाइटली हो जाएगा, यहाँ पे आप 8 कर लीजिए, कितना कर लें प्यारे बच्चों 8। अब इसमें x एंड y की वैल्यू अगर मैं बोलूँ भाई आप इसमें फाइंड करिए x एंड y की वैल्यू, तो प्यारे बच्चों क्या आप x एंड y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कई बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, तो प्यारे बच्चों x एंड y की वैल्यू फाइंड करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई x एंड y की वैल्यू अगर आप इसमें फाइंड नहीं कर पाते, इसका मतलब हल अगर संभव नहीं हो पा रहा है, तो प्यारे बच्चों इसे हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई, इनकंसिस्टेंस बोलते हैं, यानी असंगत हल। क्या मेरी बात प्यारे बच्चों यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आज के लेक्चर हम यहीं तक करेंगे मेरे भाई। ये चीज़ें जो भी मैंने डेफिनेशंस मैंने प्यारे बच्चों मैंने क्लियर कराया, ठीक है ना, उसको आप अच्छे से देखिएगा। कहीं भी अगर आपको डाउट होता है प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।